बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग। बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। बेटा हमारा आज चैप्टर नंबर 8 का पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल होते हैं और एक इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि रिएक्टेंट का हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं और वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, और वो प्रोडक्ट जो हैं वो स्टेबल होते हैं, वो दोबारा टूट कर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो है बेटा वो ऐसा रिएक्शन होता है जो कि जिसमें ओरिजिनल जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा वो दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट जो हैं वो सेम कंडीशन पे वो आपस में रिएक्शन करते हैं। कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे सी और डी, और सी और डी क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट ये रिएक्शन में दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं उन्हीं कंडीशन पे रिएक्टेंट में। यानी कि ये ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन a chemical reaction which takes place in both directions forward and reverse under the same condition is called reversible reaction। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन को लिखने के लिए हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। डबल एरो में जो ये ऊपर वाला एरो होता है बेटा ये बताता है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये नीचे वाला एरो होता है ये बताता है रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेटा एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और उसी वक्त प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम इन रिएक्शंस को बेटा क्लोज्ड कंटेनर में करवाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा जो होता है ना, उसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाती है, रेट बराबर हो जाती है। उसको हम कहते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट। इनकी बेटा एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन जब आयोडीन से रिएक्शन करें तो 425 डिग्री सेल्सियस पे बेटा वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होती है। और इसकी दूसरी एग्जाम्पल है अमोनिया फॉर्मेशन, कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, आयरन कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, और हाई प्रेशर पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। इसके बाद बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है बेटा इसमें ये रिवर्सिबल के उल्ट, मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनमें प्रोडक्ट जो है वो आपस में रिएक्शन नहीं करते और वो ओरिजिनल रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। जो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलते हैं उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ए और बी रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट सी और डी बनाएंगे, लेकिन सी और डी जो हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये जो रिएक्शन होंगे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। इनको बेटा हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं बेटा ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये वो रिएक्शन होते हैं जो हमेशा कंप्लीट होते हैं और इनमें एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता है। इनकी मिसाल है हमारे पास है कि सोडियम मेटल का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर से तो NaOH बनेगा, साथ में H2 गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। या अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन से तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। बेटा आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है कि आपने सवाल आएगा आपको डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो उसमें आपने बेटा इन दोनों का कंपैरिजन अलॉन्ग विद एग्जांपल जो है वो लिखनी है। दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों के लिए जो है वो साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और दोनों के लिए एग्जांपल लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को बेटा साथ लेके चलना है, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ना है। तो उनमें हमने कहा था कि एक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्विलिब्रियम स्टेट या एक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होंगी।
तो बेटा एक्विलिब्रियम की स्टेट कि जब एक रिएक्शन जो है बेटा वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो उसमें एक वक्त ऐसा आएगा, एक स्टेट ऐसी आएगी जब दोनों रिएक्शन जो हैं वो सेम रेट से प्रोसीड होना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेट को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट। ये डेफिनेशन बेटा आपने इसकी याद कर लेनी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्विलिब्रियम स्टेट बेटा, एक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्विलिब्रियम में। ये दोनों खूबियां हैं एक्विलिब्रियम स्टेट की कि टेम्परेचर भी सेम रहेगा और अमाउंट भी सेम हो जाएगी रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। दूसरा जो बेटा पॉइंट है वो है कि एक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम इधर डायरेक्शन, कि या तो हम क्या करें, हम हमारे पास जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए बी रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन करके सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो या तो हम ए और बी शुरू में ले लें और एक्विलिब्रियम को हासिल कर लें, या फिर हम क्या करें, हम सी और डी शुरू में ले लें और वो रिएक्शन प्रोसीड करवाएं, तो ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल चलेगा और हम एक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। यानी किसी भी डायरेक्शन से आप शुरू करके एक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। एक्विलिब्रियम बेटा की जो स्टेट है वो कभी भी ओपन वेसल में नहीं हो सकती, ओपन कंटेनर में हम ये रिएक्शन नहीं करवाते, हम हमेशा इस रिएक्शन को क्लोज्ड कंटेनर में करवाते हैं। अब बेटा एक और बात कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट हमने शुरू में कितने लिए थे इस बात पे डिपेंड नहीं करता। ये चाहे हम थोड़ी सी अमाउंट लेके रिएक्टेंट की शुरू कर लें, चाहे लार्ज अमाउंट लेके शुरू कर लें, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन के लिए सेम ही रहती है। बेटा अगर एक रिएक्शन में हम कैटलिस्ट लगाते हैं तो उससे एक्विलिब्रियम स्टेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। तो अब बेटा हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं कि हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया और हमने उसमें एक्विलिब्रियम की स्टेट को अंडर जो है वो स्टडी करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो बी से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है सी एंड डी। अब बेटा जब रिएक्शन को स्टार्ट में हमने लिया तो हमने ए और बी दोनों जो है ना वो रिएक्टेंट लिए, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये आपस में रिएक्शन करते गए और इन्होंने क्या बनाया, सी और डी प्रोडक्ट बनानी शुरू कर दी। अब रिएक्शन जब हमने शुरू करवाया था, टाइम जब ज़ीरो था, तब हमारे पास प्रोडक्ट सी और डी नहीं होंगी, तब हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होंगे ए और बी। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे ग्राफ में मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो ए और बी की शो की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो उसने क्या किया बेटा, उसने कहा कि ए और बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी शुरू में जब टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा, तब ए और बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे पास होगी। और इस टाइम पे अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो सी और डी प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़ीरो होगी, कि ये तब हमारे पास रिएक्शन के अंदर मौजूद नहीं होंगे। जैसे जैसे बेटा रिएक्शन जो टाइम गुजरता जाएगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो बनती जाएगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी सी और डी की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे ये आपस में जो है रिएक्शन है वो आगे टाइम गुजरता जाएगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा, जैसे जैसे सी और डी की अमाउंट प्रोड्यूस होती जाएगी बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर देंगे, तो इनकी अमाउंट में जो इंक्रीज़ होगा वो अब लीनियर नहीं रहेगा बल्कि उसमें थोड़ा सा बेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वक्त के साथ उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा टाइम के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन में, सी और डी की कंसंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन में यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे, सी और डी रिवर्सिबल रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। और जब वक्त गुजरता गया, रिएक्शन होता गया, तो सी और डी की एक वक्त आएगा जब कंसंट्रेशन इनकी भी कांस्टेंट हो जाएगी और ए और बी की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। इस वक्त को, इस स्टेट को जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, हम इस स्टेट को कहते हैं कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम की। या अब हम कहेंगे कि रिएक्शन में मज़ीद जो है वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम की स्टेट में आ चुका है, रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम की स्टेट में आ चुका है। अब हमने एग्जांपल ले ली इसकी, हमने कहा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास H2 है और वो I2 से रिएक्शन करता है, ये हमने एग्जांपल ले ली और HI प्रोडक्ट हमारे पास बनता है।
तो हमने कहा कि जब टाइम ज़ीरो था तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, यानी कि H2 और I2 मैक्सिमम अमाउंट में है हमारे पास, और जो प्रोडक्ट है HI वो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में होगा, यानी कि ज़ीरो के बराबर होगा जब टाइम ज़ीरो था। जैसे जैसे वक्त गुजरना शुरू हुआ, रिएक्टेंट की जो है बेटा वो आपस में रिएक्ट करना शुरू हो गए और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होगी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ती जाएगी, वो रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर देंगे, तो उनकी अमाउंट में जो इंक्रीज़ है वो लीनियर नहीं रहेगा, बल्कि वो थोड़ा सा बेंट कर्व हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इंक्रीज़ जो है वो वैसे ही डिग्री जो है ना उनकी अमाउंट के साथ उसमें लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगा और HI जैसे ही बनेगा ये दोबारा से डिकम्पोज होकर H2 एंड I2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और H2 और I2 जो है बेटा इनकी अमाउंट जो कम हो रही थी वो अब उतनी कम नहीं हो रही होगी उस आप कह दें कि रेंज से, जिस रेंज से पहले वो कम हो रही थी, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसमें अब जो चेंज आ रहा है वो लीनियर नहीं रहेगा। तो बेटा ऐसे ही रिएक्शन चलता रहेगा, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाते रहेंगे, और एक वक्त आएगा जब इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस स्टेट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये केमिकल एक्विलिब्रियम है। बेटा इन पैराग्राफ में यही सारी बातें जो मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं यही बताई जा रही हैं। इसके बाद बेटा दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जितने भी रिएक्शंस होंगे वो एक्विलिब्रियम की स्टेट पे आके वो सीज जो है वो हो जाएंगे, तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो स्टेशनरी हो चुका है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे होंगे, लेकिन एक्विलिब्रियम जब आएगा तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रेट जो है इन दोनों की सेम हो जाएगी। इसलिए हम इस एक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम, डायनामिक एक्विलिब्रियम। इसके बाद बेटा आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन अ पोजीशन ऑफ एक्विलिब्रियम विच इज़ डायनामिक इन नेचर एंड नॉट स्टेशनरी, एक्सप्लेन इट और जस्टिफाई दैट केमिकल एक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। तो ये इसमें आपने बेटा ये सेकंड पैराग्राफ इसके सवाल के जवाब में लिखना है, तो मैंने इसका आंसर आपको साथ में ही कोट करके दे दिया है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम जिसको जो है वो लाजमी पढ़ा करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को। बेटा डायनामिक एक्विलिब्रियम को की स्टेट को फाइंड करने के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हमें एक रिलेशनशिप मिला जो डिराइव किया था किसने, CM गलबर्ग ने और P वॉग ने 1864 में। ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इस लॉ की स्टेटमेंट है कि द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, के वो स्पीड जिससे कोई रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो स्पीड उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उनकी एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट के, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन के, एक्टिव मैसेज कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के एक्टिव मैस का यहाँ पे मतलब है कंसंट्रेशन, और ये मोलर कंसंट्रेशन को कहते हैं बेटा, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्ट के, यानी कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर स्पीड है तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है ना, रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, या अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देखें तो इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे वो C और D होंगे। C और D रिवर्स रिएक्शन में क्या बना रहे हैं, A और B बना रहे हैं। तो अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें हमारे पास C और D जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर काम करेंगे, तो रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो C और D पे डिपेंड करेगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी A और B की कंसंट्रेशन पे या इनकी अमाउंट पे, कि कितने A और B हैं और कितने C और D हैं। तो इस लॉ की स्टेटमेंट बेटा आपने याद कर लेनी है। एक्टिव मैस जो लफ्ज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³ ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। जब हम सोल्यूशन बनाते हैं रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का तो उनकी कंसंट्रेशन मोल पर DM³ जो है वो कितनी है, कितने DM³ यानी कितने लीटर में कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के। अब हमने बेटा इसको समझने के लिए एक जनरल रिएक्शन ले लिया। इस रिएक्शन में हमने कहा कि A और B हमारे पास रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये C और D प्रोडक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमने स्पीड लिख दी,
इक्वेशन लिख दी, ए प्लस बी, ये आपस में रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहे हैं। और के एफ जो है ना ये रेट कांस्टेंट होगा हमारा जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एफ का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ए और बी रिएक्ट करेंगे, सी और डी बना देंगे। और के आर जो है बेटा ये रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट सॉरी आएगा, जिसमें हम देखेंगे रिवर्स रिएक्शन जब है तो उसमें जो है वो रेट कितनी होगी। तो अब बेटा हमने कहा कि हम इन रिएक्शंस की इंडिविजुअल जो है वो रेट निकालना चाह रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन को अलग लिखेंगे हम और रिवर्स रिएक्शन को अलग लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और सी और डी बनाते हैं। ये बेटा क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है कि ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे और ये क्या बनाएंगे, सी एंड डी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसमें रिएक्टेंट हमारे क्या हैं, ए और बी हैं, और ये क्या बना रहे हैं, ये सी और डी बना रहे हैं। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट होगी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन को, जिसको हमने एक्टिव मास कहा और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा पुट करते हैं, ए और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीपल हमने लेना है, अगर वो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनको अपने मल्टीपल लेना है। तो ये बेटा हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गई, आर एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के पे डिपेंड करती है। तो जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया के एफ, ये होगा रेट कांस्टेंट, ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट। तो वो कहता है कि के एफ जो है ना ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब बेटा हमने रिवर्स रिएक्शन के लिए देखना है। रिवर्स रिएक्शन क्या है, इसमें प्रोडक्ट सी और डी जो है ना ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं ए एंड बी। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें सी और डी हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में ए और बी में। तो इसमें बेटा जो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, वो सी और डी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या हैं इसमें, सी और डी रिएक्टेंट हैं ये, और ये ए और बी बना रहे हैं। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट होंगे, जो प्रोडक्ट बन रही है वो जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, जो भी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही होगी वो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी। तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो यहाँ पे हमने के आर जो है वो कांस्टेंट लगाया, इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। अब बेटा जब एक्विलिब्रियम की स्टेट पे हम आए तो हमने कहा कि एक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो के आर एफ इज इक्वल टू आर आर हो गया, तो के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी डी हो गया। तो बेटा हमने के एफ और के आर को एक साइड पे कर लिया, यानी कि इसको इधर ला के डिवाइड कर दिया के एफ के साथ, और ए और बी इधर जाकर डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो हमारे पास के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी आ जाएगा। तो बेटा अब आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं एक थर्ड कांस्टेंट से। तो यहाँ पे हमारे पास ये के एफ ओवर के आर को हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड के सी। तो यहाँ पे हम इनकी जगह पे के सी पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, और ये सी डी ओवर ए बी इनकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास वैसे ही रह जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास के सी यहाँ पे आया, ये के सी जो है ना बेटा ये है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो के सी हमारे पास आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी को हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। एक्चुअली एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो of rate constant of forward reaction and the rate constant of the reverse reaction, क्योंकि हमने कहा के एफ ओवर के आर दिस विल बी इक्वल टू के सी। तो ये
दोनों की रेशियो होगी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों की रेशियो के बराबर होगा। और ये के सी बराबर आएगा, अगर हम इस इक्वेशन के मुताबिक डेफिनेशन देखें तो के सी की डेफिनेशन बनेगी इट इज़ द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जनरल रिएक्शन जब हम लेते हैं बेटा तो हम ये उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे के ऊपर होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बटे के नीचे होगी। अब हमने एक और रिएक्शन ले लिया जिसमें ए मोल, स्मॉल ए बेटा ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहता है कि स्मॉल ए यानी स्मॉल ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट व्हेन रिएक्ट विद स्मॉल बी मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस स्मॉल सी मोल्स ऑफ सी रिएक्टेंट एंड स्मॉल डी मोल्स ऑफ डी प्रोडक्ट। सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट बन गए, उनके सी और डी मोल्स आ गए। तो ए बी सी और डी बेटा ये कोफिशिएंट जो इक्वेशन में होंगे ना ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनको हम हमेशा जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम उनके नंबर ऑफ मोल्स को उनकी पावर बना देते हैं। तो अब इस रिएक्शन के लिए जब हमने बेटा इक्विलिब्रियम के सी के एक्सप्रेशन लिखे तो प्रोडक्ट ऊपर होते हैं बटे के और रिएक्टेंट बटे के नीचे होते हैं। तो हमने क्या किया, सी जो लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में सी कंसंट्रेशन उसका उसके साथ जो कोफिशिएंट था स्मॉल सी, इसको हमने उसकी पावर बना देना है ऐसे। और जब हमने डी लिखा तो हमने डी के साथ जो मोल्स थे उनके जो नंबर ऑफ मोल्स थे यानी स्मॉल डी उनको उनकी पावर बना दिया। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिखी इस इक्वेशन के लिए। इस तरह आप किसी भी रिएक्शन के लिए के सी एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ के सी। यूनिट्स ऑफ के सी बेटा हम जानते हैं कि के सी जो है ना वो एक्सप्रेशन हम लिख के किसी भी रिएक्शन के लिए उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे के ऊपर होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बटे के नीचे होती है। तो अब उसमें फिर हमने यूनिट्स पुट करने होते हैं। तो अब हम एक रिएक्शन हमारे पास है, एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल के साथ और इथाइल एसीटेट बनता है, साथ वाटर बनता है। इन सब के एक एक मोल बेटा आपस में रिएक्शन कर रहे हैं दोनों के और इनके एक एक मोल जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब हमने के सी एक्सप्रेशन लिखा जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट इनके एक एक मोल जो है वो बटे के ऊपर आ जाएंगे मोलर कंसंट्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट में। और जो रिएक्टेंट हैं इन दोनों रिएक्टेंट के बेटा जो अमाउंट होगी वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में बटे के नीचे लिखेंगे। अब हर ब्रैकेट की जगह पे आपने मोल पर डीएम क्यूब लिख दिया। वाटर है, वाटर के लिए हमने अलहदा से मोल पर डीएम क्यूब लिख दिया क्योंकि वो एक एक मोल था तो एक मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा। इस तरह जो प्रोडक्ट है उनकी जगह पे भी हमने हर एक के लिए एक एक लिख देना मोल पर डीएम क्यूब। तो ऊपर और नीचे चूँकि पावर बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास के सी जो है ना वो उसका इस रिएक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दूसरा रिएक्शन है H2 + I2 और ये बना क्या रहे हैं 2HI। एक एक मोल हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल बनते हैं बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो इसके लिए जब हमने के सी एक्सप्रेशन लिखे तो प्रोडक्ट बेटा बटे के ऊपर होते हैं और प्रोडक्ट के साथ जो कोफिशिएंट था वो 2 था। तो हमने HI को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के 2 जो है बेटा उसकी पावर बना देना है। और नीचे जो है वो रिएक्टेंट आ जाएंगे बटे के तो उसमें H2 और I2 क्योंकि ये एक एक मोल थे तो इनके साथ A11 ही आ जाएगा इनकी पावर में, तो वो हम लिखते ही नहीं है। तो बटे के ऊपर क्योंकि स्क्वायर था तो हर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखना होता है मोल पर डीएम क्यूब और उसकी जो पावर होगी वो एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगी। और बटे के नीचे क्योंकि पावर नहीं थी तो इसलिए मोल पर डीएम क्यूब को हमने 2 बार लिख दिया तो ये 2 बार इन दोनों से कैंसिल, तो इसके लिए भी के सी के लिए कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है और अमोनिया बना रही है। अब बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के यानी कि टोटल 4 मोल रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने के सी एक्सप्रेशन लिखी है जिसमें अमोनिया को प्रोडक्ट है बटे के ऊपर लिखा और इसका जो कोफिशिएंट था 2 वो हमने पावर बना दिया। नीचे हमने लिखे रिएक्टेंट, नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं था तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ 3 था कोफिशिएंट तो उसकी पावर 3 आ गया। अब बेटा हमने इन सब की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब पुट कर देना है। तो इसकी 2 पावर जो है बेटा इसकी 2 पावर से कट जाएगी, नीचे बटे में 2 पावर से 2 रह जाएगा, 2 बार मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा जो आपस में मल्टीप्लाई होके पर मोल स्क्वायर और डीएम + 6 जो है इसके हमारे पास यूनिट आ जाएंगे।
नेक्स्ट बेटा हमने लिखना है केसी एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। तो बेटा इसमें हम कुछ रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, तो उनके लिए हम केसी एक्सप्रेशन जो है वो लिखेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोट कर लेनी है कि हमारे पास सबसे जो पहला रिएक्शन है वो वही है एस्टर फॉर्मेशन वाला, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड आपस में रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है जी? इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और इथाइल एसीटेट बनाता है, साथ में वाटर बना रहा है। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि शुरू में हमारे पास ए मोल थे एसिटिक एसिड के और बी मोल थे इथाइल अल्कोहल के। इन दोनों को हमने एक कंटेनर में लिया, इनका हमने जब रिएक्शन करवाया तो जब टाइम 0 सेकंड था तो ए एसिटिक एसिड के ए मोल थे और इस इथाइल अल्कोहल के बी मोल थे। लेकिन अभी रिएक्शन चूँकि शुरू नहीं हुआ तो इसलिए प्रोडक्ट जो है उनके 0 मोल हमारे पास होंगे। तो जब हमने रिएक्शन को शुरू करवाया, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, एक्विलिब्रियम पे चला गया, तो हम कहते हैं कि एक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट दोनों जो प्रोडक्ट थी उनकी XX मोल बन गया। अब ये XX मोल कहाँ से बने हैं? रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करने से बने हैं। तो हमने कहा कि ए में से X इस्तेमाल होंगे। अब देखो बेटा, अगर एक मोलिक्यूल या एक मोल एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है तो एक मोल इथाइल एसीटेट बनता है और एक मोल इससे वाटर बनता है, सादा से लफ्ज़ों में। तो अगर XX मोल बने हैं दोनों के, इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड के X मोल इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने A-X कह दिया कि इसकी अमाउंट जो होगी एक्विलिब्रियम में वो A-X होगी, कि वो टोटल अमाउंट में से जो इस्तेमाल हो गई वो माइनस कर दी। इसी तरह B का एक मोल इथाइल अल्कोहल का B अमाउंट है बेटा, इसकी B मोल्स हैं, एक मोल इसका इस्तेमाल होता है तो एक मोल इसका बनता है इथाइल एसीटेट का और एक मोल बनता है वाटर का। तो अगर इन दोनों के एक्विलिब्रियम पे XX मोल बने हैं तो इसका मतलब है कि इसकी X मोल इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी टोटल अमाउंट B मोल थी, उनमें से हमने क्या किया? X मोल को माइनस कर दिया। उनमें से हमने X मोल जो थे उनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो B-X इसकी कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। लेकिन अब हम कहते हैं कि हमने मोलर कंसंट्रेशन लेनी है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर DM क्यूब, DM क्यूब मोल पर DM क्यूब। तो मोल पर DM क्यूब, मोल तो हमें पता है इन दोनों सब के, लेकिन DM क्यूब जो है ये बेटा किसका यूनिट है? ये वॉल्यूम का यूनिट है। किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो हमने क्या किया? हमने इन सब की कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन बनाने के लिए V पे डिवाइड कर दिया। किस पे डिवाइड कर दिया? V पे डिवाइड कर दिया। अब इस रिएक्शन के लिए हमने KC एक्सप्रेशन लिखे, वो हमारे पास हैं जी। KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट दोनों ये और ये बट इनके जो है बेटा कंसंट्रेशन बटे के ऊपर और रिएक्टेंट दोनों जो है इनकी कंसंट्रेशन बटे के नीचे। तो हमने प्रोडक्ट की अमाउंट लिखी, मोलर कंसंट्रेशन X भी एक की है, दूसरे की भी X/V है, दोनों को पुट कर दिया यहाँ पे, और रिएक्टेंट दोनों के हमने मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास बेटा जो नेट एक्सप्रेशन आएगा उसको हमने यहाँ पे नोट कर लेना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा बेटा। देखें बात को गौर से समझें कि ये V² इस V² से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा X² ओवर A-X और B-X, A-X और इसके साथ आ जाएगा B-X। तो इसको हमने नोट कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो आखिरी जो है वो स्लाइड है। इसमें हमने PCl5 की डिसोसिएशन पढ़नी है। PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो ये PCl3 में कन्वर्ट होता है और साथ में Cl2 गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें PCl5 के हमारे पास शुरू में A मोल थे, जब टाइम क्या था? 0 था। टाइम 0 था तो इसके A मोल थे और प्रोडक्ट के 0 मोल होंगे, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। तो जब एक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन चला गया तो प्रोडक्ट के XX मोल बन गए। तो हमने कहा कि इसका एक मोल जब ब्रेक होता है तो एक मोल PCl3 का बनता है और एक मोल जो है वो हमारे पास Cl2 का प्रोड्यूस होता है। तो अगर इन दोनों के XX मोल प्रोड्यूस हुए हैं इसका मतलब है कि इसके X मोल इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने इसके एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेने के लिए टोटल अमाउंट में से जो इस्तेमाल हुई है यानी X वो माइनस कर दी, तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? मोल क्या कितने रह जाएंगे? A-X। तो अब बेटा इनको हमने मोलर कंसंट्रेशन लेने के लिए A-X/V कर दिया और इनको X/V और इनको X/V कर दिया। इसके बाद KC एक्सप्रेशन लिखे, उस KC एक्सप्रेशन में हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी मोलर कंसंट्रेशन की। मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास KC एक्सप्रेशन ये आ जाएगा कि KC इज इक्वल टू X² ओवर A-X इंटू V। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डीकम्पोजिशन है N2O5 की।
N2O4 की सॉरी N2O4 बेटा जब डीकम्पोज होता है तो ये 2NO2 बनाता है, यानी कि इसका 1 मोल डीकम्पोज होके इसके 2 मोल बना रहा है। तो अगर इसके A मोल हैं तो वो डीकम्पोज होके कितने मोल बनाएंगे, ये हम देखते हैं कि बेटा जब टाइम 0 था तो हमारे पास N2O4 के A मोल थे और प्रोडक्ट का 0 मोल था, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट करवाया, रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे चला गया, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट के हमारे पास जो है ना वो इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है। तो अगर इसके x मोल इस्तेमाल होंगे तो इनके 2x बनेंगे, डबल बन जाएंगे। तो हमने इसको कहा कि अगर इसकी A-X कंसनट्रेशन होगी तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी होगी, 2x मोल होगी। अब इसमें बेटा हमने इसको मोलर कंसनट्रेशन में ले गए 2x, Kc एक्सप्रेशन लिख के अल्टीमेटली Kc एक्सप्रेशन बेटा जब हम लिखेंगे तो ये NO2 के साथ जो कोफिशिएंट था वो पावर बन जाएगा। तो हमने इसकी कंसनट्रेशन जो 2x थी उसका क्या कर लेना, स्केयर ले लिया 2x/v का, और ये A-x/v आ गया। तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हमने इनकी बेटा वैल्यूज पुट कर दी। जब वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा, Kc = 4x² A-x × v। तो ये बेटा हमने कुछ एक्सप्रेशन जो है वो लिखे हैं, Kc एक्सप्रेशन लिखे हैं हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के। तो ये बेटे आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।